नमस्कार, मेरा नाम उमा आडिल है। मैं शासकीय डॉक्टर खूबचंद बघेल महाविद्यालय भिलाई 3 में समाजशास्त्र विषय में सहायक प्राध्यापक हूँ। आज हम बीए पार्ट 3 के पेपर 2 के यूनिट 4 की एक बहुत ही महत्वपूर्ण डेटा कलेक्शन की जो मेथड है, निदर्शन पद्धति या सैम्पलिंग मेथड, उसका यहाँ पर अध्ययन करेंगे। हम सबसे पहले देखते हैं कि समाजशास्त्र में सामाजिक अनुसंधान एक बहुत ही गहन व्यापक प्रक्रिया है जो कि विभिन्न चरणों में पूरा होता है। सामाजिक अनुसंधान को सबसे पहले जब हम करने के लिए शुरुआत करते हैं तो हम सबसे पहले समस्या का चुनाव करते हैं, फिर उससे संबंधित उपकल्पनाओं का निर्धारण करते हैं। उसके पश्चात हम आंकड़े संकलन करने की, तथ्य संकलन करने की विधियों का चुनाव करते हैं। तो तथ्य संकलन से पहले बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करना पड़ता है, वो है कि हम अपना जो अनुसंधान है उसके किन इकाइयों का अध्ययन करेंगे। अर्थात सबसे पहले हम इकाइयों का निर्धारण करते हैं कि क्या हम किसी समस्या से संबंधित संपूर्ण क्षेत्र का अध्ययन करेंगे या उसके कुछ क्षेत्रों को प्रतिनिधि के रूप में चुनकर अध्ययन करेंगे। तो इन दोनों तरीकों से अध्ययन किया जा सकता है सामाजिक अनुसंधान में, जिसे हम तथ्य संकलन के जो दो प्रमुख विधि है उस रूप में इसको विभाजित कर सकते हैं। ये दोनों विधि है संगणना विधि पहला और दूसरा है निदर्शन विधि। इस विधि से भी हम तथ्यों का संकलन कर सकते हैं जिसे हम संगणना विधि कहते हैं। इस विधि में हम क्या करते हैं, जो हमारा अध्ययन का विषय है उसके संपूर्ण क्षेत्र का अध्ययन करते हैं। उसको छोटे इकाइयों में विभाजित नहीं करते हैं, बल्कि उनसे संबंधित जितने भी इकाइयां हैं उनको सभी को हम अपने अध्ययन में शामिल करते हैं और उनको पूरी तरीके से अध्ययन करते हैं। जबकि निदर्शन वह विधि है जिसमें हम जब अध्ययन करते हैं तब हम अगर इकाई बहुत बड़ा है तो संपूर्ण क्षेत्र का अध्ययन नहीं करके हम उनको कई छोटी इकाइयों में बांट लेते हैं और उन इकाइयों का प्रतिनिधि के रूप में अध्ययन करते हैं। जैसे एक उदाहरण से इसको समझ सकते हैं कि वर्तमान में हम देखते हैं कि एनआरसी की प्रक्रिया या सीएए की प्रक्रिया अभी राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी चर्चा में है। अगर हम इन विषयों पर किसी एक विश्वविद्यालय के छात्रों का अगर छात्रों की जो सोच है या उनके जो विचार हैं उस पर हम अध्ययन करना चाहें तो हम उसको दो विधि से कर सकते हैं। पहला है संगणना विधि और दूसरा है निदर्शन विधि। तो संगणना विधि में अगर हम उस विषय का अध्ययन करेंगे तो हम उस विश्वविद्यालय के सभी छात्रों को उसमें सम्मिलित करेंगे और सभी छात्रों के विचार हम जानेंगे। और अगर हमारे पास समय की कमी है तो हम क्या करेंगे, निदर्शन विधि का उपयोग करेंगे। निदर्शन विधि में हम उस विश्वविद्यालय के कुछ छात्रों को प्रतिनिधि के रूप में चुन लेंगे और उनसे विचार जानेंगे और उसके बाद हम उस विषय पर अध्ययन करेंगे। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि दोनों ही विधि अनुसंधान में बहुत ही महत्वपूर्ण है, दोनों की अपनी उपयोगिता है। संगणना विधि का उपयोग हम उस स्थिति में करते हैं जब हमारा अध्ययन का जो क्षेत्र हो छोटा हो, हमारे पास संसाधन सीमित हो, समय कम हो या हमारे अध्ययन क्षेत्र में या विषय में काफी अधिक विविधता हो, तब हम सभी इकाइयों को पूरा शामिल कर लेते हैं और उनका अध्ययन करते हैं। इसके विपरीत जब हमारा अध्ययन का क्षेत्र काफी बड़ा हो और हमारे पास पर्याप्त साधन हो या थोड़ी जो अध्ययन का जो समग्र इकाई उसमें सजातीयता हो, काफी अधिक विविधता ना हो, तब हम निदर्शन विधि का उपयोग करते हैं। अब हम आज विस्तार से निदर्शन विधि को देखेंगे। निदर्शन का अर्थ अगर हम देखें तो सामाजिक अनुसंधान की ये बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है जिसमें हम जो हमारा संपूर्ण अध्ययन क्षेत्र है जिसे हम समग्र कहते हैं उसके कुछ इकाइयों को प्रतिनिधि के रूप में चुन लेते हैं और उनको हम अपने अध्ययन के सैंपल के रूप में शामिल करते हैं और उनका हम अध्ययन करते हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया जो है निदर्शन कहलाता है, काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसका प्रयोग आज हम देखते हैं हर विज्ञान में किया जाता है। सामाजिक विज्ञान हो, प्राकृतिक विज्ञान हो, किसी भी विज्ञान में निदर्शन एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है। यहाँ तक कि हम देखते हैं कि ये इतनी लोकप्रिय और प्रचलित विधि है कि इसका उपयोग प्राचीन काल से किया जाता आ रहा है। और हम देखें तो हम देखते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में भी इसका काफ़ी उपयोग होता है। हम अगर बाजार जाते हैं
कोई भी सब्जी खरीदना रहता है, जैसे आम की पूरी टोकरी है तो उसमें हमें पूरे आम को टेस्ट नहीं करना पड़ता है, बल्कि उसमें से एक को हम निकाल कर अगर उसको चख लें तो हम उसको सैंपल के रूप में उस आम की जो टोकरी है उसकी जो स्वाद है या उसकी जो क्वालिटी है उसको हम चेक कर सकते हैं। इसी प्रकार जो व्यापारी होते हैं वो भी जब चावल गेहूं या कुछ बहुत मात्रा में बहुत सारी चीज़ों की खरीदारी करते हैं तो उनको सभी जो पूरी समग्र इकाई है, पूरी सारी जो चीज़ें उसको चेक नहीं करना पड़ता है, बल्कि वो कुछ उसके छोटे से हिस्से को निकालकर सैंपल के रूप में चेक करते हैं और पूरी जो सामग्री उसकी क्वालिटी को वो जान जाते हैं। तो वो जो सैंपल है वही हमारा निदर्शन है। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो डॉक्टर्स हैं वो पैथोलॉजी के लिए जब पैथोलॉजी में जब किसी रोग का जो इलाज टेस्ट करना है तो उसके लिए वो बहुत ज़्यादा उनको खून की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि ब्लड की एक जो ड्रॉप होता है उसी से वो टेस्ट करते हुए किसी भी बीमारी के बारे में बता देते हैं। तो वो भी जो ब्लड का सैंपल है वो भी हमारा निदर्शन है, पूरे ब्लड का ये सैंपल है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि निदर्शन जो है हमारे सामाजिक अनुसंधान से लेकर आम जो जीवन है उसमें भी बहुत उपयोग में लाया जाने वाला एक प्रविधि है, जिसके माध्यम से हम चीज़ों की गुणवत्ता को परख सकते हैं। इसी प्रकार सामाजिक अनुसंधान में भी इसकी उपयोगिता है। इसकी उपयोगिता काफ़ी अधिक है। इस विषय पर समाजशास्त्री ने अपनी परिभाषा दी है, जिसमें से हम गुडे एंड हट की परिभाषा को देखें तो उन्होंने कहा निदर्शन जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है विस्तृत समूह का एक लघुत्तर प्रतिनिधि है। इसके अलावा मिसेस पी यंग ने भी परिभाषित किया निदर्शन को और उन्होंने कहा है कि एक सांख्यिकी निदर्शन संपूर्ण समूह का एक लघुकृत आकार का चित्र है। इस तरीके से निदर्शन हमारे आम जीवन में उपयोग में लाया जाने वाला काफ़ी महत्वपूर्ण प्रविधि के साथ साथ में अनुसंधान के लिए उपयोगी एक प्रविधि है। आगे इसके अन्य बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। अब हम निदर्शन के आधार को देखते हैं, अर्थात किस आधार पर हम समग्र में से कुछ इकाइयों का चुनाव करते हैं उस आधार को देखते हैं। मतलब किस चीज़ को हम उसका बेस मानते हैं कि हम उनको उनमें से अलग निकालकर प्रतिनिधि के रूप में या इकाई के रूप में उनको सेलेक्ट करते हैं। तो इसके लिए मुख्य रूप से 3 आधार होते हैं। पहला है समग्र की सजातीयता, और दूसरा प्रतिनिधित्वपूर्ण चुनाव की समस्या, और तीसरा है उचित परिशुद्धता। समग्र की सजातीयता को अगर हम देखें तो हमें बाहरी तौर पर जो चीज़ें हैं हमें विभिन्नता लिए हुए दिखाई देता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये इस सिद्धांत पर कार्य करता है कि उनमें आपस में सजातीयता होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखें कि विभिन्न जो जनजाति समाज हैं, हम बाहरी तौर पर देखेंगे तो हमें उनमें काफ़ी अधिक विविधता दिखाई देता है, लेकिन अगर हम उनका बारीकी से गहराई से अध्ययन करें तो उनमें बहुत सारी ऐसी आदिम परंपराएं रहती हैं जो वास्तव में उनमें एक सजातीयता को प्रदर्शित करता है। तो इसी प्रकार यह सिद्धांत जो है समग्र की सजातीयता पर आधारित है, जिसमें लुंडबर्ग की ये मानना है कि जो हम समग्र लेते हैं उसमें कहीं न कहीं जो पूरी इकाइयाँ हैं उसमें सजातीयता की लक्षण जो है प्रदर्शित होते हैं। इसी प्रकार जो दूसरा हम आधार हम देखते हैं प्रतिनिधित्वपूर्ण चुनाव की समस्या। हम जब निदर्शन जो समग्र है उनमें से निदर्शन के लिए जो इकाइयों को निर्धारित करते हैं तो उनमें कुछ जो इकाइयों को चुनाव करते हैं उनके लिए सबसे पहला आवश्यक शर्त ये होता है कि वो अपने समग्र का सही प्रतिनिधित्व करे। इसका अर्थ ये होता है कि जो गुण उनके समग्र में या उनकी पूरी जो बड़ी जो क्षेत्र है, अध्ययन का क्षेत्र है, जो गुण पाया जाता है वही गुण हमने जो इकाइयों को निकाला है, छांटा है या चुना है उनमें भी पाया जाना चाहिए, तभी वो अपने समग्र की सही प्रतिनिधि होंगे और उनका जब अध्ययन करेंगे तो उनका भी वही रिजल्ट आएगा जो उनके पूरे समग्र का अध्ययन करने से आएगा। तो इस तरीके से प्रतिनिधित्वपूर्ण चुनाव की समस्या इसका दूसरा आधार है। और तीसरा है उचित परिशुद्धता। इसका अर्थ ये होता है
कि जब हम अनुसंधान करते हैं तो हालांकि 100% परिशुद्धता की हम उम्मीद तो नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हम जो सैंपल लेते हैं, जो इकाइयाँ लेते हैं अनुसंधान के लिए, वो ऐसा होना चाहिए कि हम उनसे कुछ निश्चित निष्कर्ष निकाल सकें या उनसे कुछ हमें जो रिजल्ट है वो प्राप्त हो सके, जिसके आधार पर हम अपने अनुसंधान के विषय की व्याख्या कर सकें। तो ये है हमारे निदर्शन लेने के या इकाइयों को चुनने के आधार। उसके बाद हम विशेषताएं देखते हैं। विशेषताओं को अगर हम पॉइंट वाइज देखें तो इसकी एक आदर्श निदर्शन जो हम लेते हैं उसके अनेक विशेषताएं होते हैं। इन विशेषताओं में सबसे पहले हम देखते हैं समग्र प्रतिनिधित्व। इसका अर्थ ये होता है कि हम जिस समूह का या जिस अध्ययन विषय का चुनाव हमने जो किया है उसके जो इकाइयों को हम जब सेलेक्ट कर रहे हैं तो उन इकाइयों में उनके संपूर्ण जो समग्र है उसका गुण होना आवश्यक है। यह तभी संभव हो पाएगा जब हम अपने समग्र का सही तरीके से सही विधियों से उसको चुनाव करते हैं, तब हम उनके इकाइयों में भी उनके जो संपूर्ण है या समग्र है उसके सही जो सभी विशेषता है वो हमें उनमें प्राप्त होती हैं। फिर दूसरा है पर्याप्त आकार। जैसा हमारा अनुसंधान का विषय है, ये जितना बड़ा हमारा अनुसंधान का क्षेत्र है उसके अनुरूप ही हमें निदर्शन लेना चाहिए अपने समग्र में से। उदाहरण के लिए अगर हम देखें कि जैसे हमें हमारा जो समग्र है 50,000 छात्र हैं, 50,000 छात्रों के विचारों का हमें अध्ययन करना है, तो उसके हिसाब से अगर हमने 10 छात्रों को ही सैंपल के रूप में ले लिया निदर्शन के रूप में, तो वो जो है हमारे अध्ययन के लिए सही निष्कर्ष या रिजल्ट उससे प्राप्त नहीं हो पाएगा, बल्कि वो जो रिजल्ट उससे आएगा वो कहीं ना कहीं भ्रामक होगा या कहीं ना कहीं गलत होगा। तो इसके लिए हमें जितना बड़ा हमारा समग्र है उसके अनुरूप हमें निदर्शन का आकार रखना चाहिए, न तो काफ़ी छोटा होना चाहिए और ना ही काफ़ी बड़ा होना चाहिए, तब जाकर उसका सही रिजल्ट हमें प्राप्त होता है। फिर तीसरा इसकी विशेषता अगर हम देखें तो निष्पक्षता भी इसका एक प्रमुख विशेषता है। इसका अर्थ ये होता है कि जब हम सैंपल लेते हैं, जब हम निदर्शन निकालते हैं किसी समग्र में से, तो उस समय हमें जो अनुसंधान करता है उसका जो व्यक्तिगत रुचि, विचार या पूर्वाग्रह होते हैं वो उन सैंपल को सिलेक्ट करने के समय प्रभावित नहीं होना चाहिए। अर्थात अनुसंधानकर्ता का जो पक्षपात या मिथ्या झुकाव की जो प्रवृत्ति है वो उन सैंपलों के निर्धारण में प्रभावित करने वाला नहीं होना चाहिए। तब उस विधि से या उस तरीके से हम अगर अपने सैंपल को निकालते हैं या निदर्शन लेते हैं तब वो निष्पक्ष कहलाएगा और तभी वो हमारा सही अनुसंधान के लिए प्रतिनिधित्व पूर्ण कार्य करेगा। इसके बाद हम देखते हैं साधनों के अनुरूप। जब हम निदर्शन लेते हैं तो हमारा जो अध्ययन क्षेत्र है उसके अनुरूप और साथ ही हमारे पास जो साधन उपलब्ध हैं उसके अनुरूप ही हमें निदर्शन का चुनाव करना चाहिए। जितना हमें हमारे पास समय, श्रम, धन उपलब्ध है, उन साधनों को ध्यान में रखते हुए और हमारे अध्ययन क्षेत्र के जो विशालता है या उसका जो पूरा संपूर्ण क्षेत्र है उसको ध्यान में रखते हुए हमें निदर्शन का चुनाव करना चाहिए। फिर है उद्देश्यों के अनुरूप। हमारा जो अनुसंधान का विषय है उसका जो हमने उद्देश्य निर्धारित किया अनुसंधान करने का, उसके अनुसार ही हमें निदर्शन लेना चाहिए। जैसे हम इसको एक उदाहरण से समझ सकते हैं। हमें छत्तीसगढ़ के जो विभिन्न जो ग्रामीण अंचल है उसमें पलायन करने वाले मजदूरों का अध्ययन करना है, तो पर्टिकुलर हम किसी एक क्षेत्र को निर्धारित करेंगे और वहाँ पलायन की समस्या को देखेंगे और पलायन करने वाले मजदूरों को ही हम सैंपल के रूप में लेंगे अपने अध्ययन के लिए। अगर हम उन मजदूरों को नहीं लेकर और अन्य सामान्य खेतीहर मजदूर या मनरेगा मजदूर या अन्य किसी मजदूरों को हम लेते हैं और उन पर अपना अध्ययन करते हैं तो वो हमारे सही सैंपल नहीं होंगे या वो हमारे अध्ययन के लिए सही प्रतिनिधित्वपूर्ण इकाई नहीं होंगे। तो इसलिए हमारा जो उद्देश्य है अध्ययन का उसके अनुरूप ही हमें सैंपल लेना चाहिए या निदर्शन निकालना चाहिए। उसके बाद सामान्य ज्ञान व तर्क पर आधारित होना चाहिए हमारा निदर्शन। इसका अर्थ ये होता है कि जिस समस्या का हमने चुनाव किया है अनुसंधान करने के लिए, एक तो उसके विषय में हमारा कुछ सामान्य ज्ञान पहले से ही होना चाहिए या हमें उस पर सामान्य ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए, साथ ही वो तार्किक होना चाहिए। और इस पर एक विशेष ध्यान देने वाली बात ये भी है कि उस विषय पर पहले से
जिन लोगों ने कार्य कर लिया, ऐसे व्यवहारिक लोगों के अनुभवों को भी उसमें हमें शामिल करके फिर हमें ये सैम्पलिंग करना चाहिए। तो ये भी इसकी एक विशेषता है। इसके बाद व्यवहारिक अनुभवों पर आधारित ये भी निष्कर्ष निदर्शन की प्रमुख विशेषता है, जिसके आधार पर हम उसके जो व्यवहारिक अनुभव हैं उसको भी ध्यान में रखते हुए सैम्पलिंग करते हैं या निदर्शन निकालते हैं। तो इस प्रकार इसके जो प्रमुख विशेषताएं हैं उसको हमने देखा। अब आगे हम अगले इसके बाद एक और रह जाता है स्वतंत्रता। निदर्शन लेते समय ये भी उसकी प्रमुख विशेषता है कि जब हम निदर्शन की इकाइयों का चुनाव करते हैं तो वो स्वतंत्र और निष्पक्ष होना चाहिए। अर्थात जो इकाई है वो दूसरे पर निर्भर नहीं होना चाहिए कि हमने एक इकाई को अगर चयन किया है तो वो दूसरी इकाई को अगर चयन नहीं किया है तो इससे उनमें दोनों में असंतुलन हो जाएगा या एक जो है उसके बिना अपूर्ण है। तो ये इस स्थिति को ध्यान में रखना चाहिए और निदर्शन लेते समय स्वतंत्रता का पूर्ण ध्यान रखा जाना चाहिए। तो ये संपूर्ण इसकी विशेषताएं हो गई हैं। उसके बाद हम अगले बिंदु पर चर्चा करते हैं। अब हम निदर्शन का चुनाव कैसे करते हैं उसकी प्रणाली को विस्तार पूर्वक देखते हैं। निदर्शन का जो चुनाव है वो बहुत ही एक तकनीकी प्रक्रिया है। उसको हम ऐसे ही अचानक से उसका चुनाव नहीं कर सकते हैं, बल्कि एक निश्चित प्रक्रिया के तहत स्टेप बाय स्टेप सारे जो उसके स्तर है उसको फॉलो करते हुए हमें उसका चुनाव करना पड़ता है। तो हम इसके लिए जो निर्धारित विभिन्न प्रक्रिया है उसमें एक एक करके जाते हैं। तो इन प्रक्रियाओं को हम देखते हैं। सबसे पहले हमें अगर हम निदर्शन का चुनाव करते हैं तो सबसे पहले हमें समग्र का निर्धारण करना पड़ता है। समग्र का निर्धारण मतलब हमारा संपूर्ण अध्ययन क्षेत्र जहाँ पर हम अध्ययन करना चाहते हैं। तो हम उस समग्र को या पूरी इकाई को संपूर्ण इकाई को निर्धारित करते हैं। और इसके निर्धारण में भी दो चीज बहुत महत्वपूर्ण होता है। उसका जो क्षेत्र है वो निश्चित होना या अनिश्चित होना। जैसे निश्चित जो क्षेत्र होता है उसका एक पर्टिकुलर एरिया होता है और वो उस क्षेत्र में सीमित होता है। जैसे हम किसी विश्वविद्यालय का अगर अध्ययन करना चाह रहे हैं, महाविद्यालय का अध्ययन करना चाह रहे हैं, किसी नगर का गांव का अध्ययन करना चाह रहे हैं, तो उसका जो क्षेत्रफल है निश्चित रहेगा, उसमें जो रहने वाले जो जनसंख्या है वो भी निश्चित रहेगा। तो ये हमारा एक निश्चित समग्र को प्रदर्शित करता है। इसके अलावा हम हमारे अध्ययन का क्षेत्र अगर अनिश्चित है तो वो उसके जो जनसंख्या है या उसका जो क्षेत्र है वो निश्चित नहीं होता है बल्कि अनिश्चित होता है। जैसे उदाहरण के लिए हम देखें, अभी वर्तमान में हमारे बहुत सारे ऑनलाइन सर्विसेज चलते हैं, ओला के टैक्सीज चलते हैं या जोमेटो स्विगी जिससे आजकल सब ऑर्डर करते हैं, तो वो सारी चीज़ें अगर चलते हैं तो हम उस पर अगर कुछ अध्ययन करना चाहेंगे तो हम देखेंगे कि उनका पर्टिकुलर कोई एक निश्चित क्षेत्र नहीं होता है, बल्कि उनके कस्टमर जो है बहुत सारे क्षेत्रों में फैले हुए होते हैं। तो उस कंडीशन में अगर हम उसमें अध्ययन कर रहे हैं तो हमारा समग्र जो है एक अनिश्चित क्षेत्र होगा। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि हमारे समग्र के निर्धारण में निश्चित क्षेत्र और अनिश्चित क्षेत्र जो है बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो हमें इन सब चीज़ों को सबसे पहले स्पष्ट कर लेना चाहिए कि हमारा समग्र कैसा है, क्या वो निश्चित है, क्या वो अनिश्चित है, और उसके अनुरूप फिर हमें उस पर कार्य प्रारंभ करना चाहिए। फिर उसके बाद हमारा है दूसरा चरण, निदर्शन की इकाई का निर्धारण। जब हम समग्र का निर्धारण कर लेते हैं तब फिर हमारा दूसरा काम जो होता है कि हम उसमें से इकाइयों का निर्धारण कैसे करेंगे, हम पर्टिकुलर किस इकाई को लेकर अध्ययन करेंगे। कहने का तात्पर्य ये कि हम सारी चीज़ों को एक साथ लेकर अध्ययन नहीं कर सकते, बल्कि हमें उसमें से प्रतिनिधि चुनने के लिए, सैंपल के लिए हम किस पर्टिकुलर एक चीज़ पर फोकस करेंगे इसको निर्धारित करना पड़ता है। इसके लिए कई प्रकार की इकाइयों को निर्धारित कर सकते हैं। मुख्यतः वैसे अगर एक आदर्श निदर्शन को हम देखें तो उसमें से इन चार में से किसी एक इकाई को निर्धारित किया जा सकता है। जैसे कि निदर्शन की एक जो इकाई है वो भौगोलिक इकाई है। जब हम समग्र निर्धारित करते हैं उसमें हमारे अध्ययन के लिए किसी पर्टिकुलर गांव को, नगर का, जिला का, राज्य का निर्धारण करते हैं, तो ये हमारा भौगोलिक इकाई है कि हम पर्टिकुलर इस राज्य में अध्ययन करेंगे या इस गांव का अध्ययन करेंगे या पर्टिकुलर इस जिला का अध्ययन करेंगे। तो ये जो है हमारा भौगोलिक इकाई हो जाएगा। वहीं हम भवन संबंधी इकाई भी निर्धारित कर सकते हैं। जैसे कि हम इतने घरों का अध्ययन करेंगे या फ्लैट का अध्ययन करेंगे, कोई क्वार्टर का अध्ययन करेंगे या इतने कमरों को अपनी इकाई के रूप में रखेंगे। तो ये भी हमारे निदर्शन की इकाई के रूप में हम इनको ले सकते हैं। फिर हम देखते हैं समूह संबंधी इकाई। जैसे हम किसी गांव, नगर, जिला का अध्ययन कर रहे हैं
तो हम वहाँ पर पर्टिकुलर परिवारों को लेकर परिवारों की इकाई बनाएंगे कि वहाँ के जो समुदाय है उसका इकाई बनाएंगे, कोई क्लब को, कोई स्कूल को या बैंक को, इस तरीके से हम कोई एक एक इकाई निर्धारित कर लेंगे और उस पर अपने अध्ययन को फोकस करेंगे। या फिर हम एक और इकाई निर्धारित कर सकते हैं, व्यक्तिगत इकाई, जैसे हम उस पर्टिकुलर क्षेत्र में महिलाओं का अध्ययन करेंगे, पुरुषों का अध्ययन करेंगे, छात्रों का, शिक्षक का, किसी कर्मचारी का, मजदूरों का या रिक्शा चालकों का या अन्य कोई भी हमारी जो इकाई है जो हमारे अध्ययन क्षेत्र से संबंधित है उसको हम इकाई के रूप में उपयोग में ला सकते हैं। तो ये हमारा दूसरा जो प्रक्रिया है, ये दूसरा चरण है निदर्शन चुनाव प्रणाली में। पहला हमने समग्र का निर्धारण किया, फिर दूसरा इकाइयों का निर्धारण किया। इसके बाद की जो प्रक्रिया होती है निदर्शन के स्रोत का निर्धारण। इसके लिए हम क्या करते हैं कि किसी स्रोत सूची का उपयोग करते हैं। जैसे हमारा अध्ययन का क्षेत्र होता है उससे संबंधित हम सबसे पहले स्रोत सूचियों को पता लगा सकते हैं और उन पर जितने जो इकाई है उनका नाम दर्ज है उसकी एक सूची ले सकते हैं। जैसे ये हमारे आसपास जो शासकीय संस्थान है उससे संबंधित या अन्य किसी प्रकार के अशासकीय प्रमाणिक संस्थाओं से संबंधित सूचियां भी हो सकती हैं। जैसे जनगणना रिपोर्ट है, नगर पालिका नगर निगम में जो दर्ज मतदाता रिपोर्ट है, टेलीफोन डायरेक्टरी है, उसमें हमें बहुत सारे जो व्यक्ति हैं उनके नाम, उस क्षेत्र के सभी व्यक्तियों के नाम दर्ज मिलते हैं, तो उनको हम स्रोत सूची के रूप में उपयोग में ला सकते हैं अपने अध्ययन में। तो यह हो गया स्रोत का निर्धारण। उसके बाद है निदर्शन के आकार का निर्धारण। निदर्शन में ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि उसके आकार का निर्धारण हम बहुत सावधानी पूर्वक करें, क्योंकि हमारा जो अध्ययन होता है या अध्ययन का जो क्षेत्र होता है उसका जो स्वयं का आकार है उसके आधार पर हमारे जो इकाइयां हैं या सैंपल है उसका भी आकार होना चाहिए। अगर निदर्शन का क्षेत्र काफी बड़ा है तो उसके तुलना में हमें थोड़ा बड़ी इकाइयों को चुनना चाहिए, अगर छोटा है तो छोटी। इसके अलावा हमारे पास जितना धन, समय, संसाधन, सारी चीजें जो उपलब्ध है उसके आधार पर हम अपने निदर्शन के जो इकाई है या निदर्शन का जो आकार है उसको हम निर्धारित करते हैं। इसके बाद अगली है हमारा मतलब इसमें जो सबसे लास्ट जो प्रक्रिया होता है, हम जो ये चारों चीजों का निर्धारण कर लेते हैं उसके बाद सबसे अंत में हम निदर्शन की पद्धति का भी चुनाव करते हैं कि हमें किस पद्धति से अपने सैंपल को निकालना है। इसके लिए हम निदर्शन, स्तरित निदर्शन, निर्दिष्टांश निदर्शन आदि से किसी एक पद्धति का चुनाव कर लेते हैं और उसके बाद फिर उस पद्धति से हम अपने सैंपल को निकालते हैं या निदर्शन को निकालते हैं। तो ये हो गया निदर्शन के चुनाव की संपूर्ण प्रणाली, जिसमें इन सभी प्रक्रियाओं को हमें पालन करना ही पड़ता है और इसी ही तरीके से हमें अपने जो इकाई है उसको निदर्शन का जो चुनाव है इन्हीं प्रक्रियाओं के तहत ही करना पड़ता है। अगर हम इनमें से किसी भी एक प्रक्रिया को अगर ड्रॉप करते हैं या छोड़ देते हैं तो हमारा निदर्शन का चुनाव जो है सही नहीं हो पाता है। तो इसलिए हमें इन समस्त प्रक्रियाओं को अनिवार्य रूप से पालन करना चाहिए। इसके पश्चात हम इसके गुणों को देखते हैं। अब हम निदर्शन प्रणाली के गुणों पर चर्चा करेंगे। निदर्शन जो है बहुत ही उपयोगी प्रणाली है अनुसंधान में और इसकी उपयोगिता जो है हम देखते हैं दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि इस प्रणाली में बहुत अधिक गुण पाए जाते हैं जिसके कारण अधिकांश जो रिसर्चर होते हैं वो इसको प्रेफर करते हैं। इसकी तुलना अगर हम संगणना विधि से करें तो संगणना विधि में अधिक समय, धन लगता है, जिसके कारण उसमें और उसका वो जो है काफ़ी व्यापक भी होता है। तो उसमें जो परिणाम जो होते हैं वो ज़्यादा परिशुद्ध नहीं होते हैं, बल्कि उसकी तुलना में अगर हमने सही तरीके से निदर्शन लिया है, सही तरीके से हमने सैम्पलिंग की है, तो हमारे अनुसंधान की जो परिशुद्धता है बहुत अधिक बढ़ जाता है। और ये जो है एक वैज्ञानिक विधि भी है, तो इसका उपयोग जो है आजकल प्रायः सभी विज्ञानों में अनुसंधान के क्षेत्र में किया जा रहा है। इसके गुणों को हम एक एक करके हम पॉइंट वाइज देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट अगर हम देखें तो इसकी सबसे बड़ी गुण है कि इसमें समय की बचत होता है, क्योंकि हम पूरे संपूर्ण अध्ययन क्षेत्र का जो संपूर्ण समस्या है उसके संपूर्ण क्षेत्रों का अध्ययन नहीं करते हैं, बल्कि उसमें से कुछ इकाइयों को हम प्रतिनिधि के रूप में चुन लेते हैं और सिर्फ उन्हीं का हम अध्ययन करते हैं। तो उस स्थिति में हमको सभी जो इकाई है या हमारे अध्ययन के संपूर्ण जो क्षेत्र है उसके सभी लोगों से जाकर कांटेक्ट नहीं करना पड़ता है, जिससे हमारे समय की बचत होती है। दूसरा है धन का बचत,
क्योंकि हमने कम इकाइयों का चुनाव किया है तो हमें कम लोगों से ही संपर्क करना पड़ेगा। उस स्थिति में हर एक व्यक्ति के पास जाना नहीं पड़ेगा या सभी इकाइयों के पास पहुंचना नहीं पड़ेगा, तो इससे हमें धन का भी बचत होता है। फिर है श्रम की बचत, क्योंकि हमने इकाइयों को कम कर लिया है, प्रतिनिधि के रूप में उस बड़ी समस्या में से कुछ चुन लिया है, तो उस स्थिति में हमें कम जो छोटी इकाई है उन पर ही काम करना पड़ता है। इससे हमारे श्रम की बचत होती है, हमको कम कार्यकर्ता उसमें लगाना पड़ता है और हम उसका अध्ययन कर लेते हैं। उसके बाद है गहन अध्ययन, ये भी इस प्रणाली का एक गुण है, क्योंकि हम संपूर्ण अध्ययन क्षेत्र पर ध्यान नहीं देते हैं, बल्कि उनसे कुछ चुने हुए प्रतिनिधि जो हमने निकाला है सैंपल के रूप में, निदर्शन के रूप में, सिर्फ उन्हीं पर अध्ययन करते हैं। तो उनसे जुड़ी हुई हर बारीकी को हम नोट कर सकते हैं या उन गहराई से हम उसका अध्ययन कर सकते हैं। तो इस जो निदर्शन के माध्यम से हमारे अनुसंधान में गहनता आ जाता है। उसके बाद है परिणामों की परिशुद्धता। इसका भी कारण ये है कि निदर्शन में हम इकाइयों को कम कर लेते हैं या छोटी इकाइयों को चुन लेते हैं और उन पर पूरी तरीके से फोकस होकर अध्ययन करते हैं, तो फिर हम उनसे ज़्यादा अधिक परिशुद्ध परिणाम प्राप्त कर सकते हैं तुलनात्मक रूप से संगणना विधि या किसी अन्य विधि के। उसके बाद है तथ्यों की पुनर्परीक्षा, क्योंकि हमारे पास जो इकाई होते हैं कम होते हैं, सीमित होते हैं, तो उस स्थिति में अगर हमें अपने अध्ययन में किसी प्रकार का डाउट लगता है तो हम उसको पुनः उस पर अध्ययन करके उसकी पुनर्परीक्षा कर सकते हैं और जो रिजल्ट आया है वो सही है कि नहीं उसका भी हम पुनर्परीक्षा कर सकते हैं। इसके बाद है प्रशासनिक सुविधा। प्रशासनिक सुविधा इस दृष्टि से क्योंकि हम जब अध्ययन कर रहे हैं तो हम छोटी इकाइयों पर अध्ययन कर रहे हैं, तो हमारे उन इकाइयों पर काम करने वाले जो वर्कर्स हैं वो भी कम हैं, तो हम उनको ज़्यादा अधिक उनको नियंत्रण में रख सकते हैं, उनको कंट्रोल कर सकते हैं और साथ ही इन पर जो समय है, श्रम है, धन है वो कम लगता है। तो इस दृष्टि से ये जो है कम साधन उपयोग करना पड़ता है, तो इस दृष्टि से ये प्रशासनिक रूप से सुविधापूर्ण एक विधि है, अर्थात ये इस विधि का गुण है। इसके बाद है निदर्शन की अनिवार्यता। कुछ ऐसे अध्ययन के जो क्षेत्र होते हैं या अनुसंधान का जो क्षेत्र होता है तो वहाँ पर निदर्शन जो है अनिवार्य रूप से अपनाना ही पड़ता है। जैसे उदाहरण के रूप में हम लें तो अगर हमारा अनुसंधान का क्षेत्र काफ़ी विस्तृत है, बहुत फैला हुआ है, जनसंख्या बहुत दूर दूर में है, तो उस स्थिति में हम सभी के पास जाकर अध्ययन नहीं कर पाते हैं, तो हमें निदर्शन विधि का जो है ऐसे अनुसंधान विषयों पर या ऐसे अध्ययन क्षेत्रों पर निदर्शन विधि को अपनाना ही पड़ता है, अनिवार्य हो जाता है इसको उपयोग करना, क्योंकि हम सभी इकाइयों से जाकर संपर्क स्थापित नहीं कर पाते हैं। तो इस तरीके से इस पर अनेक गुण हैं जिसके कारण यह वर्तमान में बहुत प्रचलित विधि हो गई है और इसका उपयोग दिनों दिन इसका बढ़ता ही जा रहा है। इन गुणों को देखने के बाद हमें ऐसा लगता है कि शायद इसमें दोष ना हो, लेकिन इसका दूसरा पक्ष ये है कि इसमें कुछ सीमाएं भी हैं या इसके कुछ दोष भी है। दोष को भी हम अगर पॉइंट वाइज देखें तो हम देखते हैं कि सबसे पहले तो पक्षपात की संभावना रहती है, क्योंकि जो रिसर्चर जो रहते हैं या अनुसंधानकर्ता होते हैं वो स्वयं किसी न किसी समूह, परिवार, क्षेत्र, समुदाय, धर्म या राष्ट्र किसी से भी जुड़े हुए रहते हैं। तो हम जब किसी भी दूसरे समूह, समुदाय, धर्म, क्षेत्र, राष्ट्र, जाति आदि का जब हम निदर्शन लेते हैं तो इसमें कहीं न कहीं जो रिसर्चर है उसकी अपनी स्वयं की रुचि, मत, अभिवृत्ति, मनोवृत्ति या पूर्वाग्रह जो है शामिल हो जाता है और वो उस निदर्शन लेते समय उस चीज़ को प्रभावित करता है। तो कहीं न कहीं मिथ्या झुकाव या पक्षपात की संभावना बनी रहती है, ये एक निदर्शन प्रणाली का दोष है। फिर है प्रतिनिधित्वपूर्ण निदर्शन का चुनाव की एक समस्या होता है, क्योंकि अगर हमारा जो अध्ययन क्षेत्र है काफ़ी विविधतापूर्ण लिए हुए है और अगर जटिल है तो हमें उसके जो सही प्रतिनिधि है उसको चुनने में कठिनाई आता है कि हम उनमें से किनको चुनें। तो ये भी एक इसका दोष है कि प्रतिनिधित्वपूर्ण निदर्शन के चुनाव की हमें समस्या का सामना करना पड़ता है अगर हम निदर्शन प्रणाली का उपयोग करते हैं। इसके बाद है विशेष ज्ञान की आवश्यकता, क्योंकि निदर्शन एक तकनीकी प्रक्रिया है, तो इसमें कोई भी व्यक्ति कैसे भी जाकर किसी भी इकाई का निदर्शन के रूप में चुनाव नहीं कर पाते हैं, बल्कि उसके लिए पूरी तरीके से प्रशिक्षित, जागरूक, सतर्क व्यक्ति जो निष्पक्षता से कार्य को करे, सूझबूझ वाला हो, ऐसे व्यक्तियों की यानी दक्ष व्यक्तियों की आवश्यकता होती है
तो ऐसे विशेष ज्ञान वाले व्यक्ति ही सैंपलिंग का कार्य काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं। तो और जो सभी रिसर्चर होते हैं वो इन सभी कसौटियों पर खरे नहीं उतरते हैं, इसलिए यह भी इसका इस पद्धति का एक दोष है कि अगर विशेष ज्ञान वाले जो रिसर्चर नहीं है तो वो सही सैंपल नहीं निकाल पाएंगे, तो हमारा अनुसंधान जो है उससे प्रभावित हो जाएगा। ये उसके अलावा अगर हम देखें तो निदर्शन पर कायम रहने की समस्या भी इस प्रणाली का एक दोष है। जैसे कि हमने हमारा जो अध्ययन क्षेत्र है वो काफ़ी विस्तृत है, अनुसंधान का जो विषय है उसके जो समग्र है वो काफ़ी दूर दूर तक बिखरा हुआ है। ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं कि हमारी इकाइयों का चयन भी हम वैसे ही कर लेते हैं जो दूर दूर तक बिखरे हुए लोग, लेकिन उनसे फिर हमें जाकर कांटेक्ट करने में या बार बार संपर्क स्थापित करने में हमें कठिनाइयाँ होती हैं। तो हम कभी कभी उनको तो थोड़ा सा उपेक्षा करने लगते हैं या हम उनको छोड़ने लगते हैं और अपने काम को जैसे तैसे उसको निपटाने की कोशिश करते हैं। तो इस स्थिति में निदर्शन पर कायम रहने की एक समस्या उत्पन्न होती है। तो ये भी इस प्रणाली का एक दोष है। इसके बाद है निदर्शन की असंभावना, ये भी एक महत्वपूर्ण इसका दोष हमें दिखाई देता है। जैसे हमारा अध्ययन का जो क्षेत्र है या जो समस्या है काफ़ी विविधतापूर्ण वाला हो, इसमें विजातीयता रहेगा, सजातीयता नहीं रहेगा, तो फिर हम एक प्रकार के प्रतिनिधि उसमें चुन ही नहीं पाएंगे। तो अगर अध्ययन का क्षेत्र जो है थोड़ा छोटा भी है और विषमता वाला है, तो उस स्थिति में हमें एक समान सजाती जो है निदर्शन लेने में समस्या होगी। और अगर छोटा है तो हम उसको और छोटा करके इकाइयों का निर्धारण नहीं कर पाएंगे, तो उस स्थिति में हमारा जो अनुसंधान जो है उसका निष्कर्ष जो है दोषपूर्ण हो सकता है। इसलिए ऐसी स्थिति में निदर्शन का उपयोग करना भी एक निदर्शन का उपयोग करने में एक जो परेशानी है या कमी है वो हमें दिखाई देता है। तो इसलिए हम इन सारे दोष को देखते हैं तो हमें निदर्शन की सीमाएं हमें पता चलता है। तो दोनों अगर हम गुण और दोष को देखें तो कुछ सीमाएं उसकी हालांकि है, लिमिटेशंस हैं, लेकिन फिर भी उसकी उपयोगिता या गुण जो है ज़्यादा है। इसलिए इस प्रणाली का अभी वर्तमान में बहुत अधिक उपयोग किया जा रहा है। आगे हम इसके प्रकारों को देखते हैं। अब हम निदर्शन के प्रकारों को विस्तार से देखेंगे। समाजशास्त्र में जब हम सामाजिक शोध करने जाते हैं तो हमें जब निदर्शन निकालना रहता है तो हम देखते हैं कि निदर्शन के अनेक प्रकार हैं जिनका हम उपयोग कर सकते हैं। हम इनमें से किस प्रकार के निदर्शन का उपयोग करेंगे यह हमारी जो समस्या है उसके प्रकृति पर, हमारे अनुसंधान के विषय पर, हमारे अनुसंधान के क्षेत्र पर निर्भर करता है। और साथ ही हमारे पास जितना श्रम है, धन है, अन्य संसाधन है, हमारे पास जो वर्क फोर्स है जो काम कर सकते हैं इस पर, और हमें जितनी लिमिटेशंस दिया गया है समय का, उसके आधार पर हम जितने भी निदर्शन हैं उनमें से किसी निदर्शन चयन करने की जो विधियां हैं उनमें से किसी एक को हम उपयोग में कर सकते हैं और उसके अनुसार हम अपनी इकाइयों का चुनाव कर सकते हैं या सैंपलिंग कर सकते हैं। मुख्य रूप से हम देखें तो दो प्रकार के निदर्शन होते हैं। पहला है संभावित या दैव निदर्शन या प्रायिकता निदर्शन और दूसरा है असंभावित निदर्शन। तो जो पहला दैव निदर्शन है उसको हम अगर देखें तो दैव निदर्शन जो है अनुसंधान में उपयोग में आने वाली बहुत ही एक सरल प्रविधि है और साथ ही यह बहुत ही प्रचलित है। इसका जो उपयोग है सभी सामाजिक अनुसंधानों के साथ साथ दैनिक जीवन के भी अन्य क्षेत्रों में किया जाता है। यह जो प्रणाली है वो बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें यह होता है कि इसमें जितनी भी इकाइयाँ जो होती हैं, जो हमारे अध्ययन का जो समग्र है, जो हमारा पूरा अनुसंधान का क्षेत्र उसमें से जितने भी इकाइयाँ होते हैं उनको किसी को भी सैंपल के रूप में चुनकर आने के लिए पूरी स्वतंत्रता प्रदान कर दी जाती है। मतलब हमारा जो पूरा समग्र है उसमें से कोई भी जो क्षेत्र है या कोई भी इकाई है उसको हम सैंपल के रूप में ले सकते हैं और वो सैंपल में आ सकते हैं। इसके लिए उनको पूरा अवसर प्राप्त होता है। तो इसीलिए हर इकाई का क्योंकि चुनकर आने की संभावना होती है इसलिए इसको संभावित निदर्शन या ये पूरी तरीके से प्रोबेबिलिटी पर आधारित है इसलिए इसको प्रायिकता निदर्शन भी कह सकते हैं। और इसे दैव या भाग्य निदर्शन कहा जाता है क्योंकि सभी इकाइयों को चुनकर आने की पूरी जो संभावना रहती है उसके भाग्य के ऊपर निर्भर करता है। इसमें जो अनुसंधान करता है उसका किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप नहीं होता है, पूरी तरीके से निष्पक्षता होती है। और इसके अब आगे हम प्रकारों को देखें तो दैव निदर्शन भी 3 प्रकार का होता है। सरल दैव निदर्शन, सीमित दैव निदर्शन और अन्य दैव निदर्शन।
तो सरल दय निदर्शन भी अनुसंधान की बहुत सरल और प्रचलित विधि है। ये भी कई प्रकार से उपयोग में लाई जाती है। इनके प्रमुख प्रकारों को अगर हम देखें तो सबसे पहले इसको लॉटरी विधि है, दूसरा कार्ड विधि, फिर तीसरा टिपेट और चौथा ग्रिड प्रणाली है। तो हम लॉटरी विधि के अनुसार से जब दय निदर्शन लेते हैं तो लॉटरी विधि में हमारे जितना जो समग्र होता है उसके सभी इकाइयों का सबसे पहले हम किसी कागज या किसी अन्य चीज पर चीट बना लेते हैं और उसको फिर समग्र की सभी इकाइयों को उसमें नाम लिखकर उसमें चीट में या कागज में उसको मोड़ कर रख देते हैं। फिर उसको किसी जैसे हम सामान्य जो जीवन में देखते हैं कई जगह इसका उपयोग होता है, तो किसी बड़े बॉक्स में, बॉल में या किसी भी और ड्रम वगैरह में उसको रख देते हैं उन कागज के जो चीट है उसको, और उसको फिर अच्छी तरीके से हिलाकर कोई व्यक्ति जो है आंख बंद करके या फिर निष्पक्ष रूप से उसमें से एक एक कागज को, चीट को निकालकर सैंपल का चुनाव कर लेता है। तो ये लॉटरी विधि है जिसका दैनिक जीवन में काफी उपयोग होता है, अनुसंधान के क्षेत्र में भी इसका उपयोग होता है। दूसरा है कार्ड या टिकट विधि। कार्ड या टिकट विधि भी लॉटरी विधि की तरह है। इसमें बस कागज के जो चीट है उसको नहीं बनाकर एक ही जो समान आकार या समान रंग वाले जो कार्ड हैं उसका उपयोग करते हैं और उसमें हम अपने समग्र की सभी इकाइयों को एक एक करके लिख लेते हैं और फिर उसको भी हम किसी ड्रम में डालकर मिला लेते हैं और उसके बाद फिर उन कार्डों को एक एक करके जितना हमको सैंपल चाहिए उतना हम चुन लेते हैं। इसमें लॉटरी और कार्ड में दोनों में अंतर यह है कि लॉटरी विधि में हम आंख बंद करके उन चीटों को उठाते हैं, जबकि जो कार्ड विधि है उसमें आंख बंद करने की आवश्यकता नहीं होती है। कार्ड क्योंकि एक ही आकार के, एक ही समान रंग के, एक ही साइज के होते हैं, इसलिए उसको हम ऐसे ही निकाल सकते हैं। तीसरा हम देखिए सरल दय निदर्शन का जो प्रकार है वो है टिपेट। टिपेट जो है एक प्रसिद्ध जो प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर टिपेट, उन्होंने इस विधि को दिया था। इसमें उन्होंने 10,400 जो 4 अंकों वाले 10,400 अंक हैं उनको उन्होंने पूरी एक लिस्ट बना लिया था रैंडमली। उसमें जो फिगर है वो लिखे हुए थे 4 अंकों वाले और उसको उन्होंने एक बुक में पूरा उसको उन सभी अंकों को दर्ज किया हुआ है जिसको हम टिपेट बुक कहते हैं। और उस बुक के एक पेज में रैंडमली कोई भी जो संख्या है उसमें अंकित है। तो हम जैसे 500 छात्रों वाली किसी समग्र का अध्ययन करने, उसमें हमें 30 छात्रों का सैंपल लेना है या उनका निदर्शन निकालना है, तो हम पहले उन 500 पूरे समग्र है उसके सभी इकाइयों को नाम सूचीबद्ध कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम टिपेट जो बुक है उसके किसी भी एक पेज को खोलकर उसमें जो दर्ज संख्या है 30 जो दर्ज संख्या है उसको ले लेते हैं और उसके अनुसार फिर हम 500 में से जो 30 छात्रों का उस क्रम में हम सैंपल ले लेते हैं, फिर उसका हम उपयोग करते हैं। तो ये हो गया टिपेट जो प्रणाली, ये भी उपयोग किया जाता है अनुसंधान के क्षेत्र में। इसके बाद है ग्रिड प्रणाली। ग्रिड प्रणाली जो है अधिकतर जब हम किसी भौगोलिक इकाई का अध्ययन करते हैं तब इसका उपयोग किया जाता है। इसमें पहले हम जो समग्र है उसका हम एक नक्शा बना लेते हैं क्योंकि वो भौगोलिक आकार पर या भौगोलिक क्षेत्र का अध्ययन करना होता है। और फिर उसके बाद ग्रिड जो है एक सेलुलॉइड या पारदर्शक जो एक आकृति होता है जिसमें जितनी इकाइयों की हमें जरूरत रहती है उसके अनुसार उसमें वर्गाकार खाने जो है काट देते हैं और उसको हम मैप पर रखते हैं। और जब मैप पर रखते हैं तो जो कटे हुए भाग हैं उस पर जो क्षेत्र आता है उसी क्षेत्र को हम सैंपल के रूप में चुन लेते हैं। तो इस प्रकार ग्रिड प्रणाली जो है उपयोग में लाई जाता है। उसके बाद हम देखते हैं दय निदर्शन का दूसरा प्रकार सीमित दय निदर्शन। इसमें हम जैसे कि सरल दय निदर्शन में हमने देखा था कि सभी इकाइयों का चुनकर आने के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्रता प्रदान कर दी जाती है और पूरी तरीके से उनको भाग्य पर छोड़ दिया जाता है। इसमें हम उस चीज पर कुछ लिमिटेशन लगा देते हैं, उसको कुछ हद तक सीमित कर देते हैं क्योंकि ऐसा हमारे अध्ययन की प्रकृति के लिए आवश्यक होता है या अध्ययन के विषय के लिए आवश्यक होता है, तब हम सीमित दय निदर्शन का उपयोग करते हैं। इसमें भी हम 2 इसके प्रकारों को देखते हैं। सबसे पहला है नियमित अंकन का प्रकार। नियमित अंकन में हम एक अंतराल पर जो हमारे सैंपल हैं मतलब हमारी जो इकाइयां हैं उसका एक अंतराल पर नंबरिंग कर देते हैं और फिर उन अंतरालों को हम निश्चित अंतरालों के आधार पर हम उसको चुन लेते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर समझे तो हमें 100 छात्रों की क्लास में से 10 छात्रों का हमको सैंपल लेना है।
तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, 1 से लेकर 100 तक सभी छात्रों को पहले नंबरिंग कर देंगे। उसके बाद नियमित अंतराल में जैसे 10 छात्रों को लेना है तो 1 को लिए, 10वां को, 20वां को, 30 को, फिर 40 को, इस तरीके से अंकों के आधार पर हम अपने 10 सैंपल निकाल लेंगे। तो उसमें अंक जो है एक नियमित अंतराल पर है, पहला, फिर 10वां, फिर 20वां, इस तरीके से। तो इसे हम कहते हैं कि नियमित अंकन प्रणाली निदर्शन का। फिर उसके बाद है दूसरा जो सीमित दर निदर्शन का प्रकार है वो है विस्तृत या वर्गीकृत दर निदर्शन। स्तरित या वर्गीकृत दर निदर्शन। स्तरीकृत दर निदर्शन या वर्गीकृत दर निदर्शन वह है जिसमें हम हमारा जो समग्र जो होता है, पूरा जो हमारा अध्ययन का क्षेत्र होता है उसको हम अनेक स्तरों में या वर्गों में बांट देते हैं। फिर उन वर्गों में से ही सैंपल लेते हैं, लेकिन वर्गों में जब हम बांटते हैं या क्षेत्रों में जब हम बांटते हैं तो उसके लिए आवश्यक शर्त यह रहता है कि उस वर्ग में या उस स्तर में या उस क्षेत्र में जो हमारा जो समग्र है उसकी जो इकाइयां हैं वो समग्र का सही प्रतिनिधित्व करने वाला हो या उसके पूरे गुण उसमें आते हों। जैसे हम एक उदाहरण के लिए देखें, किसी बड़े महानगर जैसे मुंबई, दिल्ली या रायपुर जैसे शहर में हम अगर जाति व्यवस्था का अध्ययन करना चाहेंगे तो हम देखेंगे कि वहाँ पर अनेकों जातियां पाई जाती है। तो हम सबसे पहले वहाँ पर जो जातियां हैं उनको वर्गों में विभाजित कर लेंगे। जितनी भी वहाँ पर जातियां पाई जाती हैं उनको सबको अलग अलग वर्गों में विभाजित करके फिर हर जाति से या हर वर्ग से हम निर्धारित मात्रा में, निर्धारित संख्या में सैंपल चुन लेंगे। तो इससे सभी जातियों को समान अवसर प्राप्त होगा कि उनके जो प्रतिनिधि हैं उसमें उस सैंपल में आ जाए। तो ये होता है इस तरह की वर्गीकृत जाति व्यवस्था, वर्गीकृत निदर्शन की प्रणाली। इसके बाद हम तीसरा देखते हैं दर निदर्शन का, और जो प्रकार होता है वो है अन्य दर निदर्शन, जिसमें सबसे पहला होता है क्षेत्रीय दर निदर्शन। क्षेत्रीय दर निदर्शन में हम अपने अध्ययन को, क्षेत्र को, जो संपूर्ण अध्ययन का जो समग्र है उसको क्षेत्रों में बांट लेते हैं और उन अलग अलग क्षेत्रों से सैंपल लेकर, प्रतिनिधि लेकर फिर हम उसमें अध्ययन करते हैं। फिर दूसरा है इसी में अनियमित अंकन। ये जो है नियमित अंकन से थोड़ा सा अलग होता है। इस अनियमित अंकन में हम जो जैसे हम एक उदाहरण से उसको समझ सकते हैं अनियमित अंकन को। जैसे 100 छात्रों को अगर हमें अध्ययन करना है तो हम उसको पुनः 1 से लेकर 100 तक उनका नंबरिंग कर लेंगे हमारे पूरे समग्र का। उसके बाद 1 और 100वें नंबर को छोड़ देंगे। उसके बाद हमारे 1 से 10 तक का जो अंक है, 10 से 20, 20 से 30 का, उनके बीच में से किसी भी एक एक अंक को रैंडमली उठाते जाएंगे। जैसे 1 से जो 10 है उनके बीच से 1, फिर 10 से 20 के बीच का 1, इस तरीके से हम कोई भी अंक को उठाते जाएंगे और 10 छात्रों का सैंपल चुन लेंगे। तो ये जो है अनियमित अंकन प्रणाली होगा निदर्शन का। फिर है पुनरावृत्ति निदर्शन, जिसमें हम अपने चुने हुए इकाइयों पर पुनः उसको ले सकते हैं और उनका अध्ययन कर सकते हैं, इसको पुनरावृत्ति कहते हैं। उसके बाद है चौथा बहुस्तरीय दर निदर्शन। बहुस्तरीय दर निदर्शन भी वह है जिसमें हम अपने अध्ययन क्षेत्र में अपनी इकाइयों को अनेक स्तरों पर उसको विभाजित कर देते हैं। जैसे हमें कोई एक बहुत बड़े क्षेत्र में अध्ययन करना है, हम अनुसंधान करना है, तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं, सबसे पहले वो जो बड़ा क्षेत्र है, जैसे एक राज्य स्तर पर हमें कोई अनुसंधान करना है तो राज्य को अनेक क्षेत्रों में विभाजित कर देंगे जनसंख्या के अनुसार, बराबर बराबर जहाँ पर जनसंख्या वितरित हो जाए। वहाँ पर हम ये ध्यान रखेंगे कि जो जनसंख्या है वो सभी क्षेत्रों में समान रूप से हो। फिर उन क्षेत्रों पर पुनः हम जाएंगे तो उन क्षेत्रों में हम कुछ घरों के समूह को विभाजित कर लेंगे, जैसे गांव के आधार पर या समुदाय के आधार पर फिर विभाजन कर लेंगे। फिर उन समूहों में जब हम जाएंगे अध्ययन के लिए तो उसके बाद पुनः उन समूहों में से कुछ परिवारों को प्रतिनिधि के रूप में चुन लेंगे जो हमारे परिवार का प्रतिनिधि या निदर्शन या सैंपल होंगे। फिर हमें और इकाई निर्धारित करना है तो हम परिवार के बाद उन परिवारों में से कुछ व्यक्तियों को चुन लेंगे। तो इस तरीके से वो व्यक्ति जो है हमारे अंतिम निदर्शन या सैंपल होंगे। इस बहुस्तरीय हमने अनेक स्तरों पर उनका चुनाव किया है, उनको अलग अलग स्तरों में बांटकर, तो वो हमारे समग्र का सही प्रतिनिधित्व करेंगे। तो इस तरीके से दर निदर्शन के ये सभी प्रकार हमने देखा, जो कि प्रायिकता निदर्शन भी कहलाता है।
उसके बाद हम दूसरा प्रकार देखते हैं निदर्शन का, जो है असंभावित निदर्शन। दया निदर्शन के अनेक गुण होते हैं जिसके कारण ये अनुसंधान में बहुत अधिक प्रचलित है और बहुत सरल है, सहज है, इसकी उपलब्धता हम कहीं भी प्राप्त कर सकते हैं और ये इनके अनेक प्रकार हैं जो हम बहुत ही सुगमतापूर्वक इसका उपयोग कर सकते हैं। तो इसके कारण इसका उपयोग अधिक होता है, लेकिन फिर भी हम हर समय या हर अनुसंधान के लिए इसका उपयोग नहीं कर सकते। कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं, कुछ ऐसे विषय होते हैं और उसकी कुछ ऐसी प्रकृति होती है जिसके कारण हमें अन्य निदर्शनों का भी उपयोग करना पड़ता है। तो उस स्थिति में हम असंभावित जो निदर्शन है उसके प्रकार को देखते हैं। पहला है सविचार निदर्शन। सविचार निदर्शन जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है कि हम सही तरीके से सोच विचार कर अपने सैंपल को चुनते हैं। यहाँ पर भाग्य या दैव की स्थिति को हम छोड़ देते हैं, क्योंकि हमें अपने अध्ययन की प्रकृति के अनुरूप कुछ ऐसे निदर्शन चाहिए रहता है जो उस विषय के जानकार हो या उस विषय से संबंधित हो, या हमें जल्दी रिजल्ट देना हो तो कुछ जानकार या सचेत या जागरूक लोगों का सैंपल लेना पड़ता है। तो उस स्थिति में हम सविचार निदर्शन का उपयोग करते हैं। दूसरा है सुविधापूर्ण निदर्शन। हमारे अध्ययन विषय के आधार पर या उसकी प्रकृति के आधार पर हम सुविधापूर्ण निदर्शन का भी उपयोग करते हैं। इसमें जो रिसर्चर होता है या सैंपल का जो चुनाव करने वाले व्यक्ति होते हैं उसको अपनी सुविधा के अनुसार अपने धन, श्रम, संसाधन जो भी उपलब्ध है या अपना जो अध्ययन का जो आवश्यकता है उसके अनुसार इसमें भी सोच विचार करके अपनी पसंद से, अपनी इच्छा से, अपनी सुविधा से निदर्शन का चुनाव का स्वतंत्रता रहता है। तो ऐसे निदर्शन को हम स्वतंत्रता सुविधापूर्ण निदर्शन कहते हैं। फिर है स्वयं चयनित। स्वयं चयनित तो बिल्कुल दया निदर्शन से विपरीत निदर्शन है, जिसमें किसी प्रकार से हम उसका सिलेक्शन जो है भाग्य के आधार पर या रैंडमली नहीं करते हैं। इसमें हमको अपने अनुसंधान की आवश्यकता अनुसार जो व्यक्ति जो सैंपल हमें पसंद है या हमें लगता है कि वो हमारे अनुसंधान के लिए उपयोगी है तो उसका हम स्वयं अपनी इच्छा से चुनाव करते हैं। फिर है निर्दिष्टांश या अभ्यांश निदर्शन, जिसे कोटा निदर्शन भी कहते हैं। यह भी निदर्शन का एक प्रकार है जिसमें हम अपने समग्र को अनेक वर्गों में विभाजित कर लेते हैं और फिर उन वर्गों में से अपने सैंपल को लेकर फिर अपने अध्ययन को करते हैं। तो इसे निर्दिष्टांश या अभ्यांश निदर्शन कहते हैं या कोटा निदर्शन कहते हैं। तो इस प्रकार हमने निदर्शन के सारे प्रकारों को देखा। ये सभी प्रकार में से किसी भी एक प्रकार का हम उपयोग चयन करके अपने अनुसंधान कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये जो है समस्त प्रकार हैं। इन प्रकारों के बाद हम देखेंगे निदर्शन जब हम उपयोग करते हैं तो हमें क्या समस्या प्राप्त होती है या हमें क्या समस्या आती है, उसको हम आगे देखेंगे। निदर्शन का जब हम पूरा अध्ययन करते हैं तो हम उसमें आने वाली कुछ समस्याओं का हमें सामना करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम समस्याओं को देखते हैं कि जब हम निदर्शन प्रणाली का उपयोग करते हैं तो हमें किन किन समस्याओं से जूझना पड़ता है या कौन कौन सी समस्याएं हमारे सामने आती हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो इसके आकार की समस्या आता है। निदर्शन जो हम ले रहे हैं, जो सैंपलिंग कर रहे हैं हमारे समग्र से, तो वो उसका जो आकार है अपने समग्र के तुलना में सही होना चाहिए उसका माप। जैसे अगर हमारा जो समग्र है वो काफ़ी बड़ा है तो उसका निदर्शन भी बड़ा होना चाहिए, अगर वो छोटा है तो वो छोटा होना चाहिए। अगर इसके विपरीत अगर हम काफ़ी बड़े जो समग्र है उसका छोटा निदर्शन ले लें तो सही उसका रिजल्ट नहीं आ पाएगा, और काफ़ी बड़ा ले लें तो फिर अध्ययन में हमें जटिलता आएगी, बहुत अधिक समय, धन, श्रम लगेगा। तो इसलिए निदर्शन में उसके आकार का सही होना बहुत आवश्यक है। तो इस समस्या को हमें सचेत रहकर, जागरूक होकर इसका सही तरीके से निदान करना चाहिए। उसके बाद दूसरा है अभिनव निदर्शन की समस्या। एक अगर हम देखें तो एक श्रेष्ठ निदर्शन वही होता है जिसमें किसी प्रकार का पक्षपात, मिथ्या झुकाव या किसी प्रकार का उसमें इंटरफेयर ना किया गया हो। तो उस स्थिति में हमारा निदर्शन या सैंपल जो है सही होता है। तो इसका इस समस्या का सामना हमें जरूर करना पड़ता है, क्योंकि जब हम निदर्शन लेते हैं तो जो स्वयं जो रिसर्चर होते हैं उनकी अपनी कुछ मनोवृत्ति या उनका विचार होता है, कुछ पूर्वाग्रह होता है, उसका उस निदर्शन लेते समय उस पर प्रभाव पड़ने की संभावना रहती है। तो इसको हमें दूर किया जाना चाहिए। इसके लिए हमें निदर्शन का चुनाव काफ़ी सतर्कतापूर्वक किया जाना चाहिए। निदर्शन पर कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं का चुनाव, उसके विधि का चुनाव, निदर्शन लेने के जो सारे तकनीक है उसका चुनाव हमें सावधानीपूर्वक करना चाहिए, तब हम पक्षपात को दूर करने की आशा कर सकते हैं। उसके बाद है विश्वसनीयता की समस्या।
निदर्शन का जो मुख्य गुण है वो ये होना चाहिए कि उसकी जो समग्र है उससे उनकी इकाइयों के जो गुण हैं वो पूरी तरीके से मिलना चाहिए, तभी वो अपने समग्र के सही प्रतिनिधि होंगे। तो ये तभी वो विश्वसनीय भी होंगे। इसलिए हमें अपने जो समग्र है उससे मिलते जुलते गुणों वाले इकाइयों को ही अपने अध्ययन में शामिल करना चाहिए, तभी हम इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। इसी प्रकार समस्या के साथ साथ हम ये हमारा जो निदर्शन है वो विश्वसनीय है कि नहीं, हमने जो सैंपल लिया है वो सही है कि नहीं, इसकी भी परख करने की या उसकी विश्वसनीयता को परख करने की कुछ तकनीक्स होते हैं, या विश्वसनीयता की जो समस्या आती है उसको हम कैसे परख सकते हैं, उसको हम पॉइंट वाइज देखते हैं। हम विश्वसनीयता की परख करने के लिए सबसे पहला जो विधि उपयोग में ला सकते हैं वो है समांतर निदर्शन। इसका अर्थ ये है कि जब हम अपने समग्र में से सैंपल लेते हैं और उसका अध्ययन शुरू करते हैं तो हमें पैरेलल एक और सैंपल ले लेना चाहिए और उसमें भी वैसे ही अध्ययन करना चाहिए। फिर दोनों की जो गुण है, माप है, मूल्य है, उसकी तुलना करना चाहिए। अब दोनों के रिजल्ट एक जैसे आते हैं, समान आते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि हमने जो सैंपल लिया है वो सही है, या हमने जो सैंपलिंग की है वो सही है। उसके बाद समग्र से तुलना। समग्र जो होता है, हमारा जो पूरा अध्ययन का संपूर्ण क्षेत्र होता है, उसके बारे में हमें काफी कुछ पहले से पता होता है। उसकी विशेषता क्या है, गुण क्या है, उसमें जो मुख्य उसके जो फीचर हैं वो क्या है। तो हमने जो सैंपल लिया है या जो सैंपलिंग की है उसकी जो गुण हैं, उसमें जो विशेषताएं हैं, उसकी तुलना हमें अपने समग्र से जरूर कर लेना चाहिए कि उस दोनों के गुण एक जैसे हैं कि नहीं। अगर दोनों के गुण हमें एक जैसे प्राप्त होते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो सैंपल है वो सही है या हमारा निदर्शन जो है सही है। तो उस स्थिति में इसकी विश्वसनीयता की परख हो जाती है। तीसरा हम देखते हैं निदर्शन का निदर्शन। यह भी निदर्शन को जांचने का, परखने का बहुत एक प्रमाणिक विधि हो सकता है कि हमने जो सैंपलिंग की है उसमें से भी हमको दैव निदर्शन के माध्यम से और निदर्शन कर लेना चाहिए। उसमें से जो इकाई है उसको चुन लेना चाहिए और उन इकाइयों की तुलना जो है अगर हम करते हैं अपने समग्र से, तो उसके गुण और जो हमने सैंपल लिया है उसके गुण दोनों के एक जैसे आते हैं, तो उस स्थिति में हमारा निदर्शन जो है या हमारा जो सैंपलिंग है वो सही है, ये हम मान सकते हैं, उसको विश्वसनीय मान सकते हैं। फिर चौथा है महत्व परीक्षण। प्रसिद्ध समाजशास्त्री मोजर ने उसके महत्व का परीक्षण, उन्होंने कहा कि निदर्शन के महत्व का परीक्षण जरूर किया जाना चाहिए और इसके लिए स्टैंडर्ड एरर मेथड का उपयोग किया जाना चाहिए, जिससे कि हमारा जो निदर्शन है वो विश्वसनीय हो जाए। उसके बाद हम एक और विश्वसनीयता की परख के लिए एक और जो मेथड उसको अपना सकते हैं, सर्वेक्षण की पुनरावृत्ति। ये हालांकि अपने हमारे अध्ययन में एक कठिन कार्य है, लेकिन फिर भी इसकी विश्वसनीयता की परख के लिए हमें जो सर्वेक्षण हमने लिया है उसका पुनः पुनरावृत्ति करके उसको एक बार परख लेना चाहिए, जिससे कि हमारी जो सैंपलिंग है वो विश्वसनीय हुआ है कि नहीं, ये हम इसकी जानकारी हमें प्राप्त हो सके। तो इस तरीके से आज हमने सैंपलिंग जो मेथड है समाजशास्त्र में अनुसंधान की, निदर्शन की पद्धति है, उसके हमने सभी बिंदुओं पर यहाँ पर पर्याप्त चर्चा कर ली है और ये संपूर्ण उसके अध्ययन यहाँ पर हुआ है।